नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने राज्यसभा से सेवानिवृत्त सांसदों को दी विदाई। कहा, राजनीति में फुल स्टॉप नहीं होता। तो वहीं देवगौड़ा पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज। खड़गे बोले, मोहब्बत हमारे साथ और शादी मोदी के साथ। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का एक्शन जारी। 13 जिलों में नए डीएम की हुई नियुक्ति। तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने 74 विधायकों के काटे टिकट। असम विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को तगड़ा झटका। लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने दिया कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा। सीएम हेमंता की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी। इजरायली हमले में मारे गए सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी, बेटे और बॉडीगार्ड्स की भी मौत। तेहरान ने माना यह स्ट्राइक में हुआ बड़ा नुकसान। पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद करेगी अफगानी। सुप्रीम कोर्ट के ग्रैंड मुफ्ती ने जारी किया फतवा। मुनीर सेना की बढ़ेगी मुसीबतें। खबरों की शुरुआत में सबसे पहली बात राज्यसभा से रिटायर्ड सांसदों के विदाई सत्र की। राज्यसभा आज एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। कई सांसदों के रिटायरमेंट के अवसर पर उनकी विदाई के कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवानिवृत्त हो रहे वरिष्ठ सांसदों को भावपूर्ण विदाई दी है। रिटायर्ड हो रहे सांसदों के योगदान की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार जैसे अनुभवी नेताओं के संसदीय जीवन में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की भी पीएम मोदी ने सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन वरिष्ठ सदस्यों ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा संसदीय कार्यप्रणाली को समर्पित किया है, जिससे नए सांसदों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने उपसभापति हरिवंश जी के मृदुभाषी स्वभाव और सदन को चलाने में उनके प्रयासों की भी प्रशंसा की है। साथ ही इस खास मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी फेयरवेल स्पीच में ऐसा बयान दिया जिसने न सिर्फ सदन में हलचल मचा दी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। दरअसल देवगौड़ा का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि मैं देवगौड़ा जी को 54 साल से ज्यादा समय से जानता हूं। मैंने उनके साथ बहुत काम किया। फिर उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा कि हालांकि बाद में मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, वो तो प्रेम हमारे साथ किए, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ किए। ये हाल ही में हुआ है, ये कैसे हुआ मुझे मालूम नहीं। सर, लगता है पीएम मोदी ने जिस तरह से सांसदों की तारीफ की है, खड़गे साहब को अच्छा नहीं लगा है। देखिए, खड़गे साहब को अच्छा क्यों लगेगा? प्रधानमंत्री मोदी पहले तो घायल करते हैं और जहां घाव होता है वहां पे नमक छिड़कते हैं। कारण अभी कुछ लोग राज्यसभा से जाएंगे और कुछ लोग चुन के आए। 3 राज्यों में चुनाव होने थे। सबसे ज्यादा घाव कांग्रेस पार्टी को ही पड़ा जिन 3 राज्यों में चुनाव हुए। हालांकि हरियाणा में आप जीत गए 1 सीट, लेकिन 7 या 9 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, आपकी पार्टी को तोड़ दिया। उड़ीसा के अंदर आपके 4 कांग्रेस के विधायक वो पलटी मार गए, वहां आपको घाव दिया। बिहार में 3 तो गायब ही हो गए। कहने का मतलब ये है कि राजनीति अपने अलग अंदाज में चलती है, और जब कुछ नहीं बचा तो आप इस तरह की बातें कर रहे। हालांकि ठीक है, संसदीय वार्तालाप में इस तरह के नोक झोंक, इस तरह का मजाक चलता है, लेकिन ये कह देना खड़गे साहब का कि हमें नहीं मालूम कि कांग्रेस पार्टी से वो क्यों विदा ले लिए, क्यों अलग हो गए, मोहब्बत हमारे साथ की और शादी मोदी से कर लिए, तो उनको पता होना चाहिए कि जो रिश्ते टूटे वो इसलिए टूटे क्योंकि आपकी पार्टी और जेडीएस, देवगौड़ा साहब की पार्टी, कर्नाटक में एक साथ मिलकर के पिछली बार सरकार बनाने में कामयाब रही, और मुख्यमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी थे। और आपने इतना तंग किया कि हमने पहली बार किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ये कहते हुए, रोते हुए दुनिया ने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी परेशान करी। वो
रोते थे टेलीविजन कैमरा के सामने कि हमें बहुत तंग किया जा रहा है। तो आप तंग करोगे तो रिश्ते तो टूटेंगे ही। खैर, नए लोग इस सदन में आएंगे, हर 2 वर्ष में 1/3 की विदाई हो जाती है, परमानेंट हाउस है, तो ये तो विधि का विधान है कि ये लगातार चलता रहेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो प्रधानमंत्री ने जिन लोगों के बारे में बताया, उनके योगदान को याद किया, हर बार इस तरह से देखा जाता है कि जब विपक्ष का भी कोई लीडर वहाँ से बाहर जाता है तो उनके कंट्रीब्यूशन को प्रधानमंत्री मोदी याद करते हैं। जी, अब बात पश्चिम बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव तारीखों की घोषणा होने के बाद चुनाव आयोग ने राज्य के टॉप ऑफिसर्स को बदल दिया था। इसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी और कुछ अन्य ऑफिसर्स शामिल थे। अब चुनाव आयोग ने 13 जिलों में नए डीएम की नियुक्ति कर डाली है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने राज्य की 5 रेंज में नए डीआईजी की तैनाती भी की है। तो दूसरी तरफ टीएमसी ने विधानसभा चुनाव की कुल 294 सीटों में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बाकी 3 सीटें सहयोगी बीजेपीएम को दी गई है। पर लिस्ट की बड़ी बात यह है कि ममता ने 74 विधायकों के टिकट काट दिए हैं और 15 विधायकों की सीटें बदली गई है। यह बदलाव साफ साफ इशारा कर रहा है कि ममता बनर्जी चुनाव से पहले काफी ज्यादा डरी हुई है। इतनी ज्यादा संख्या में विधायकों का टिकट काटना सर क्या बता रहा है? ये देखिए, 2-3 चीज बता रहा है ये जो लिस्ट आई है। पहली चीज ये, ममता बनर्जी को अच्छी तरीके से मालूम है कि उनके सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। ये 74 उम्मीदवारों को गिरा देना और 15 की सीटें बदल देना, ये तो साफ साफ बता रहा है कि शी इज अंडर प्रेशर। एक दूसरी समस्या, वो समस्या ये है कि जो टिकट का बंटवारा हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्रतीक जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है, ये आईपैक वाला, कहा यह जा रहा है कि ये पूरा का पूरा आईपैक मिलकर के जो है इन लोगों ने क्या सर्वे दिया, ममता बनर्जी को क्या दिया, क्या समझाया, इस वजह से इतने सारे बदलाव जो है वो किए गए। अब आपने लिस्ट निकाल दी, अब यहां वहां जहां तहां हर जगह जिन जिन नेताओं के टिकट कटे हैं, अब वो विद्रोह के जो है सुर सुना रहे हैं मीडिया में आकर के। तो इन सीटों के ऊपर ममता बनर्जी को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन टीएमसी के अंदर से जो खबर आ रही है वो और भी बहुत मज़ेदार है। और वो मज़ेदार खबर ये है कि बताया ये जा रहा है कि जो लिस्ट तैयार हुई है, ममता बनर्जी का बुलडोजर चला है। अभिषेक बनर्जी अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलाने में कामयाब नहीं हुए हैं। अभिषेक बनर्जी और भी लोगों को, अपने लोगों को वो बाकायदा टिकट देने की चाहत रख रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से ये जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अभिषेक बनर्जी को दरकिनार किया है। ये आगे चलकर अगले 1 सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि टीएमसी में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। जी, तो चुनाव को लेकर ममता परेशान है, तो वहीं असम चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य प्रद्युत बोरदोलोई ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। प्रद्युत बोरदोलोई फिलहाल नागांव से लोकसभा के सदस्य है और इस्तीफे के बाद उन्होंने असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल भी हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस में मुझे घुटन महसूस हो रही थी, मेरा अपमान किया जा रहा था। साथ ही उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए हैं। सर, इसके पहले भूपेन बोरा का इस्तीफा, उसके बाद अब इनका इस्तीफा, क्या ये शुरुआत है? अभी चुनाव आते आते और कांग्रेस के कई लीडर छोड़ेंगे पार्टी? देखिए, पार्टी छोड़े या ना छोड़े, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज इंटरव्यू दिया है। उसमें कहा कि भाई एक नहीं, ये जो कांग्रेस पार्टी जो टिकट दे रही है उसके 30 विधायक हमारे हैं। 30 विधायक जो भी आप टिकट दे रहे हो, जिसके लिए चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जाकर के प्रचार करेंगी, उसमें से 30 मेरे लोग हैं। अब आप ये समझिए, पत्रकारों ने पूछा कि ये क्या दावा है, लड़ रही है कांग्रेस, आप कह रहे हैं मेरे लोग हैं। बोला हाँ मेरे लोग हैं, क्योंकि अभी अगले राज्यसभा का चुनाव होगा, जून में राज्यसभा का चुनाव होने वाला है फिर से। और जब चुनाव होगा तो आप देख लेना कि कौन किसको वोट कर रहा है। तो ये क्या बता रहा है?
ये बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपने संगठन को चला रही है। भला कोई सिटिंग एमपी इस्तीफा देता है? कोई पार्टी ज्वाइन करता है? पार्टी ज्वाइन करने का मतलब क्या हुआ? अब उनकी सांसदी जाएगी, वो फिर से चुनाव लड़ेंगे, वहां बायपोल होगा। तो आप इस चीज को समझिए कि कांग्रेस की हालत ये हो गई है, एक ऐसा लीडर जो असम में मंत्री रहा, कई बार मंत्री रहा, जिसकी गिनती कांग्रेस के अग्रणी नेताओं में होती है असम के अंदर, वो 2 बार से सांसद भी चुना गया कांग्रेस पार्टी से, और चुनाव से ठीक पहले वो इस्तीफा देना बेहतर समझ रहा है और ये कह रहा है कि हमें घुटन हो रही है। नेताओं को घुटन नहीं होती, नेताओं को हवा का रुख मालूम होता है और नेताओं को ये मालूम होता है कि किधर जनता जा रही है। इनको समझ में आ गया है कि असम के अंदर अब कांग्रेस पार्टी फिर से जीवित नहीं हो सकती, इसलिए वो पलटी मार रहे हैं। जी, अब बात मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रही जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल के हवाई हमले में ईरान के वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता अली लारिजानी की मौत हो गई है। यह हमला तेहरान के पास स्थित पर्दिस इलाके में किया गया। ये इलाका अब तक सुरक्षित रिहायशी क्षेत्र माना जाता था। हमले के समय अली लारिजानी अपनी बेटी के घर पर मौजूद थे। इजरायली हमले में उनका घर पूरी तरह से निशाना बनाया गया और इसी दौरान उनकी मौत हो गई। हमले में लारिजानी के बेटे मुर्तजा लारिजानी, उनके कार्यालय प्रमुख अली रेजा बारियात और कई बॉडीगार्ड्स भी मारे गए हैं। कई और अधिकारियों के भी मारे जाने की खबर सामने आई है। अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान में लोगों का गुस्सा और दुख दोनों दिखाई दे रहा है। तेहरान समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सर, ये कितना बड़ा नुकसान है ईरान के लिए? ये बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े बड़े लीडर्स, 3 रक्षा मंत्री साथ में, जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए आ ही रहा था तो मालूम चला कि जो उनके इंटेलिजेंस का जो हेड है उसको भी खत्म। इंटेलिजेंस चीफ का लोकेशन इजरायलियों को दे कौन रहा है? आपके आर्मी का मेन लीडर, उसका लोकेशन रिवील कौन कर रहा है? खामनाई गए, खामनाई के साथ पूरा का पूरा एक लीडरशिप का पूरा जत्था निपट गया। इसका मतलब ये है कि शासन प्रशासन और ये जो इस्लामिक रिजीम ईरान के अंदर है, उनमें ही लोग बदलाव चाह रहे हैं। ये जो लोगों की भीड़ नजर आती है, लोगों की, ये सत्ता से सुख प्राप्त करने वाले लोगों की भीड़ है। आम ईरानी अब बदलाव चाह रहा है, ये साफ साफ प्रतीत हो रहा है। और इसलिए ये जो ईरान की जो पूरी स्ट्रेटजी थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिस्टर्ब करके एक निगोशिएटिंग टेबल पे आकर के युद्ध को रुकवा सकता है, इस घटना के बाद अब शांति के सारे दरवाजे वो एक एक करके बंद होते नजर आ रहे हैं। इनकी मौत के बाद एक और मौत हुई, इनके साथ ही मौत हुई, और वो बीसेज जो वहाँ का जो इंटरनल, जो आप ये समझिए कि समाज में यत्र तत्र सर्वत्र मौजूद रहने वाले एजेंट्स, जो समाज के अंदर सरकार के खिलाफ अगर कोई आंदोलन होता है या कोई लोग एकत्रित होना चाहते हैं, उनको चिन्हित करके मारना, ये ब्रिगेड, उसका भी हेड मारा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा लगता है कि ईरान लगातार नए नए चेहरों को नई नई पदवियां देता है और उसके लोकेशन को भी लीक किया जाता है। एक और टारगेट इजराइल को मिल जा रहा है। तो ये जो लड़ाई है, ये इस क्रिटिकल फेज पे पहुंच गई है कि 1-2 और बड़े बड़े लीडर, उनकी हत्या हो जाती है तो फिर ये जो कमांड स्ट्रक्चर होता है, युद्ध चल रहा है, कौन क्या करना चाह रहा है, कौन आदेश देगा, किसके आदेश को फॉलो किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो हायरार्की और कमांड स्ट्रक्चर, उसको तोड़ने में
इजराइल कामयाब होता नजर आ रहा है। जी, तो एक तरफ ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग चल रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भी सैन्य टकराव चल रहा है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची का एक सोशल मीडिया पोस्ट अचानक से चर्चा में आ गया है। इस पोस्ट में उन्होंने खुलकर अफगानिस्तान का शुक्रिया अदा तो किया, साथ ही खामोशी के साथ अफगानिस्तान का समर्थन भी कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हमले की आलोचना कर दी है। तो वहीं अफगानिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के ग्रैंड मुफ्ती ने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया है। फतवे में कहा गया कि देश के सभी मुसलमान मर्दों पर पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध युद्ध के शामिल होना फर्ज किया जाता है, यानी सभी को पाकिस्तान को दुश्मन मानते हुए लड़ाई लड़नी है। सर, ये फतवा, ये कितना बड़ा झटका आसिम मुनीर के लिए, और ईरान अफगानिस्तान का समर्थन कर रहा है। देखिए, दो बड़ी घटनाएं हैं। फतवा का मतलब ये हो गया कि नाउ इट इज द रिलीजियस ड्यूटी of each and every Afghani to fight against पाकिस्तानी आर्मी। अब ये लोग अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं और कई सारे तो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि ये सैंक्शन मिल गया है कि जहां कहीं भी कोई मिले, सुसाइड बॉम्बर बन जाओ, ड्रोन डाल दो, वहां विस्फोटक रख दो, आईडी ब्लास्ट करो, लेकिन पाकिस्तान की सेना को छोड़ना नहीं है। मुनीर भाई साहब कहाँ गायब हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। ये पिछले 4-5 दिनों से मालूम चल रहा है कि मुनीर अभी तक पब्लिक के सामने आया ही नहीं है, खौफ के साए में जी रहा है। और जो कहते हैं ना, नीम के ऊपर करेला, वही कहानी है कि अब ईरान ने भी एक तरीके से धमकी दे दी है। ईरान अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। चीन वैसे ही नाराज चल रहा था कि हमने मध्यस्थता करने की बात की, उसके बाद आपने हॉस्पिटल के ऊपर हमला कर दिया, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो ईरान भी अब अफगानिस्तान के साथ है, भारत भी अफगानिस्तान के साथ है, चीन अफगानिस्तान के साथ है। तो पाकिस्तान की क्या हालत होने वाली है अगले एक सप्ताह में आपको साफ साफ दिखने लगेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।